गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे एल्किन्स टॉपिक को, और एल्किन्स में हमने उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन। हमने NOS को निर्धारित कर लिया था और उस पर संकरण हमने ज्ञात कर लिया था, 8वीं कक्षा संरचना चेक कर ली थी। तो किस प्रकार एल्किनों का नामकरण किया जाता है, हम उस पॉइंट को आज डिस्कस कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर में एल्किनों के लिए दो नाम पद्धतियां प्रचलित हैं। अगर पहली पद्धति की बात करते हैं तो पहली पद्धति होती है रूढ़ नाम पद्धति। रूढ़ नाम पद्धति। अब रूढ़ नाम पद्धति में ये है, इसको कॉमन नेम सिस्टम कह सकते हैं। वैसे ट्रिवियल होता है, लेकिन कॉमन नेम सिस्टम से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सामान्य नामकरण किया जाता है, और सामान्य नामकरणों में एल्कीन को एल्काइलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्काइलीन कहा जाता है। याद होगा आपको, हम पढ़ते हुए आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एक प्रचलित नाम देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड वैसे तो इथीन है, लेकिन इसका एक नाम और दिया जाता है, इथाइलीन। याद आया कुछ? नाम दिया जाता था इथाइलीन, जिसको अपन जनरली एथिलीन कहते थे। वो क्यों नाम पड़ा था? वो किस वजह से पड़ा था? क्योंकि इनका हम रूढ़ नामकरण करते हैं। सामान्य नामकरण कैसे करते हैं? एल्किनों के लिए एल्काइलीन के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं एल्काइलिनों के। एल्काइलिन जब नामकरण किया जाता है तो उसमें भी ध्यान रखना होता है आपको, एन आइसो और नियो हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एन आइसो और नियो यूज कर सकते हैं। तो सामान्य नामकरण क्या है? एल्काइल नामकरण करके चेक कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक का। पहला एग्जांपल था CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही डबल बॉन्ड इधर भी अपन लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। बहुत सारी स्पीशीज अपन नॉर्मली 5 कार्बन तक की मान लेते हैं। 2 कार्बन के लिए H, और H से बन जाएगा एथाइलीन। ओके, तो इसकी नेम क्या करेंगे अपन? इथाइलीन करते हैं। अब देखो 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं? 3 कार्बन को अपन क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। वैसे तो प्रोपेन से प्रोपीन होना चाहिए, प्रोपीन से बन जाएगा प्रोपाइलीन। क्या बन जाएगा? प्रोपाइलीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन। अब 4 कार्बन और एक 3 डिग्री नजर आ रहा होगा, डबल बॉन्ड मेंशन है, लेकिन एक 3 डिग्री कार्बन आ रहा है जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। कोई भी फ्री वैलेंसी नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे। सेटिस्फाइड है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइलीन लिखा जाएगा, ब्यूटाइलीन। लेकिन कौन सा? आइसो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो नेमिंग हो जाएगी आइसो ब्यूटाइलीन। इधर देखिए, ये भी तो एक 4 कार्बन की सीरीज है, और 4 कार्बन के साथ साथ यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मेंशन हो रहा है, तो अपन कहेंगे एन ब्यूटाइलीन बन जाएगा इसका नाम। क्या बन जाएगा? एन ब्यूटाइलीन। ऊपर वाले एग्जांपल्स को चेक करोगे, 5 कार्बन, एक 3 डिग्री कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंटाइलीन बन जाएगा, लेकिन साथ में आइसो वाली कंडीशन लग जाएगी, नेमिंग हो जाएगी आइसो पेंटाइलीन। तो एक चीज यहाँ से कॉमन जो निकल के आ रही है कि अगर सामान्य नाम पद्धति की बात की जाती है तो एल्किनों का नाम किस आधार पर दिया जाता है? एल्काइलीन कहा जाता है। क्लियर?
ये पहली नाम पद्धति है जिसके आधार पर हमने इनको एल्काइलिन कहा है। दूसरी नाम पद्धति सबकी फेवरेट है, सब चाहते हैं कि हम इसमें इनका नामकरण करें। नाम पद्धति है IUPAC। तो दूसरी नाम पद्धति में इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, इन्हीं एग्जाम्पलों का नामकरण करके चेक कर लेंगे। नामकरण के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल होता है। रूल क्या है? फॉर्मूला भी लिखते हैं कि इन्हें सामान्यतः एल्कीन कहते हैं, लेकिन एल्कीन कहने के साथ साथ इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सेकंड जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम क्या कहता है? IUPAC ये कहता है कि भैया सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन में अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिलते हैं तो आप नंबरिंग में उस मल्टीपल बॉन्ड को वरीयता दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट आते हैं उनको नंबर में वरीयता दीजिए। कोई फंक्शनल ग्रुप आते हैं उनको वर्ग नंबर में वरीयता दीजिए। तो बहुत सारे रूल्स अपन ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे एल्केन के नोमेनक्लेचर में। रूल्स वही हैं, याद हो तो वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले पोजीशन, फिर लिखा जाता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी का नाम, फिर लिखा जाता है रूट नेम। रूट नेम किसके आधार पर लिखते हैं? श्रृंखला के आधार पर कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है। फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए होता था? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इन दोनों के लिए क्या दी जाती है? पोजीशन दी जाती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए पोजीशन लिखी जाती है, ध्यान रखना। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स किस आधार पर लिखते हैं? वो लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। अगर मान लो कोई क्रियात्मक समूह आता है इसमें तो लिखेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। ये इसका सिंपल सा नामकरण होता है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दो कार्बन की श्रृंखला बन गई है। दो कार्बन के लिए H प्लस डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? ENE। तो H प्लस ENE इक्वल्स टू ये बन जाएगा एथीन। देखो एथीन बन रहा है। तीन कार्बन की बात करें, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। अब चाहिए डबल बॉन्ड यहाँ हो, तीन कार्बन में देखो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों तरफ कंडीशन सेम है, नंबर 1 पे ही रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रो प्लस इन, क्या बन जाएगा? प्रोपीन। इसको अगर आप चेक करोगे तो अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो उसको श्रृंखला में शामिल करना पड़ेगा। श्रृंखला में अगर शामिल करोगे तो या तो ये सीधी बन सकती है या ऊपर से नीचे की तरफ बन सकती है। हमने सीधी श्रृंखला बनाई, हमने की 1 2 3। तीन कार्बन के लिए रूट नेम क्या लिखते हैं? प्रो। बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? 1E। अब ये मैं एक क्या रह गया? सब्स्टिट्यूएंट रह गया। तो सब्स्टिट्यूएंट की वाली पोजीशन कौन से नंबर पे? 2 पे। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रो 1 इन बन जाएगा। चाहे तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं। प्रो 1 इन को 1 प्रोपीन के तौर पर भी लिखा जा सकता है। इसको एग्जाम्पल को चेक करोगे, इसमें भी बिल्कुल जैसे ये लिखी है कुछ वैसा ही है। 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 पे है E, या तो ब्यूट 1 इन कह दो या 1 ब्यूटीन कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये आएगा 2 मिथाइल, क्या है 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 पे है E, नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपको
सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उन एग्जांपल्स की, कैसे हम एल्कीनों का नामकरण करते हैं IUPAC में। फॉर्मूला ये ध्यान रखना आपको, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमको नामकरण करना है। अगर कोई क्रियात्मक समूह आता है तो हम उसका सफिक्स यूज कर सकते हैं, किसके आधार पर, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। फंक्शनल ग्रुप के लिए हमको एक इंडेक्स पता है, उस इंडेक्स का यूज करना है और उसी के आधार पर इनका नामकरण करना है। इसके लिए अनुलग्न लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर दो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं यौगिक में तो क्रियात्मक समूह जो सारणी है उनको वरीयता के आधार पर लिखी हुई होती है, तो उसमें पहले आने वाला समूह मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है, बाद में आने वाला प्रतिस्थापी माना जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को मेंशन कर देते हैं कि किस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनका नामकरण करना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो ये कुछ होम असाइनमेंट हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आप एक रूल्स को फॉलो करोगे और उनकी नेमिंग करोगे। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? तो ये आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, चेक करोगे घर पे कैसे इनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर एल्कीनों में दो तरह से पढ़ाया जाता है। एक नोमेनक्लेचर में फर्स्ट जो नेमिंग सिस्टम है कॉमन नेम सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें हमने एल्कीनों को एल्काइलिन कहा है, और दूसरा जो नेमिंग सिस्टम है उसमें हम इनको एज ए एल्कीन पढ़ते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं एल्कीनों में समावयवता। एल्कीनों में समावयवता कैसे हम आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। तो देखो, आइसोमेरिज्म पहले तो होती क्या है, समावयवता क्या होती है। समावयवता को अगर हम परिभाषित करते हैं तो समावयवता की परिभाषा लिखते हैं, शायद हमने पहले भी डिस्कस की है, अगर नहीं की कोई बात नहीं। समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें उनका अणुसूत्र तो समान हो, अणुसूत्र एवं अणुभार तो समान हो, परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण व नामकरण तथा नाम अलग अलग हों, एक दूसरे
दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, जबकि उनका यह गुण समावयवता कहलाता है, रिपीट कर रहा हूं परिभाषा, एक बार सुनिए। समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें उनका अणुसूत्र एवं अणुभार तो समान हो, परंतु उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा नाम अलग अलग हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, जबकि उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि एल्कीनों में किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। तो अगर हम बात करते हैं एल्कीनों में मुख्य रूप से समावयवता की, तो एल्कीनों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, पहली समावयवता होती है श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती है स्थिति समावयवता और तीसरी होती है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता एक तरह से एक 3D रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का। उस 3D रिप्रेजेंटेशन में किस प्रकार मॉलिक्यूल अपना ओरिएंटेशन रखता है, अपना विन्यास रखता है, वो उसकी ज्यामिति का निर्धारण करता है। तो सामान्यतः हम एल्केनों की बात करते हैं तो एल्केनों में मुख्य रूप से 3 समावयवता हुई है, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और तीसरी ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एल्केनों में समावयवता। नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती है स्थिति समावयवता, और तीसरी होती है ज्यामितीय समावयवता। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। C4H8 एक एग्जांपल है, जिसको अपन जनरली C4H8 क्या बनेगा? ब्यूटीन बनेगा। ब्यूटीन का फॉर्मूला है। इस आधार पर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले श्रृंखला समावयवता की बात करें तो CH3 डबल बॉन्ड CH। चेक करो, 3 और 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन 4 कार्बन, पहला यूनिट। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 दूसरा। इसमें हालांकि हम बात करते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 प्रकार के यौगिक बन गए। अगर आप इसको चेक करोगे, पहला, दूसरा और तीसरी संरचना है, तो पहली में देखो कितने कार्बन की चेन बन रही है आईपीसी के अकॉर्डिंग 3 कार्बन। दूसरे को डिस्कस करते हैं तो 4 कार्बन की बन रही है, तीसरे में 4 कार्बन। तो हम अगर यहाँ से बात करते हैं कि जो संरचना नंबर 1 और 2 है या 1 और 3 है, ये होते हैं श्रृंखला समावयवी। कैसे होते हैं ये? श्रृंखला समावयवी होते हैं, क्योंकि पहली में 3 की बन रही है, दूसरे में 4 की बन रही है श्रृंखला, तो श्रृंखला चेंज हो रही है। ऐसे ही पहली और तीसरी की बात करें तो पहली में 3 है, तीसरी में 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। तो पहली और दूसरी संरचना की बात करें या पहली और तीसरी संरचना की बात करें, ये कैसी है? श्रृंखला समावयवी। अब बात करते हैं संरचना नंबर 2 और 3। 2 और 3 में कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला बन रही है वो बन रही है 4-4 की, लेकिन वास्तव में अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करें तो वो चेंज हो गई है। पहले में 2 ब्यूटीन और यहाँ 1 ब्यूटीन, मतलब जो डबल बॉन्ड की स्थिति है उस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? स्थिति समावयवी। तो जो संरचना नंबर 2 और 3 है वो एक दूसरे के क्या है? स्थिति
समावयवी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्थिति समावयवी। बात करें संरचना नंबर 2, तो संरचना नंबर 2 तरह की संरचना प्रदर्शित कर सकती है। किसके संदर्भ में? डबल बॉन्ड के संदर्भ में। डबल बॉन्ड के संदर्भ में देखो, ये हमने डबल बॉन्ड रखा साहब, डबल बॉन्ड रख लिया, और यहाँ पे भी हमने डबल बॉन्ड रख लिया, डबल बॉन्ड रख लिया दोनों में। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन या उस पर एल्किल समूह की जो स्थिति है वो चेंज हो सकती है। कि अगर पहली स्थिति माने अपन यहाँ पे H हो, यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 हो सकता है जुड़े हुए। उल्टा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ H और यहाँ CH3 और ये उल्टी हो जाए, तो यहाँ CH3 और यहाँ H हो जाएगी। फॉर्मूला तो वही है अपने पास C4H8। लेकिन इस स्थिति में डबल बॉन्ड के रेफरेंस में अगर समूहों की स्थिति की बात की जाती है तो इसके आधार पर हम 2 प्रकार की एल्कीन का निर्धारण करते हैं। एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस। सिस का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड। अगर समान समूह समान दिशा में है तो वो सिस समपक्ष एल्कीन का निर्माण करती है। और यदि समान समूह विपरीत दिशा में हो, सेम ग्रुप अपोज साइड हो, तो उस कंडीशन में वो ट्रांस या विपक्ष एल्कीन का निर्माण करती है। तो ये दोनों जो संरचनाएं हैं ये कहलाती है ज्यामितीय समावयव। ज्यामितीय समावयव। तो बात समझ में आ गई। अपने पास एल्कीनों में 3 प्रकार की समावयवता है। पहली श्रृंखला समावयवता, दूसरी स्थिति समावयवता और तीसरी है ज्यामितीय समावयवता। अब ज्यामितीय समावयवता में हमने कहा सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस है, सेम ग्रुप अपोज साइड है तो ट्रांस है। लेकिन कई बार हमको इस प्रकार की एल्कीन मिलती है कि जिसमें चारों संयोजकताओं पर ही चारों ये जो संयोजकता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की जो दो संयोजकताएं अपन बना रहे हैं उन पर अलग अलग समूह समान ग्रुप नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम उसका किस प्रकार नामकरण करते हैं, किस प्रकार के वो समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हमारे अगले वीडियो में। ओके, हैव ए नाइस डे।